मित्रों, जय हिंद जय भारत। मैं के शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल कानून विद कृष्ण में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा विषय है जिस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है प्रोटेक्शन टू पब्लिक सर्वेंट्स फ्रॉम फॉल्स केसेस। यानी कि लोक सेवक, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हों, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हों, जो अक्सर जो है पब्लिक में जाते हैं, अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं, अपने कर्तव्य निर्वहन करते हैं। उस दौरान कर्तव्य निर्वहन के दौरान जो एक्ट, ओमिशन और कमीशन होते हैं, जो कृत्य होते हैं, उनके लिए उनके कई बार उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमे अदालत में परिवाद पत्र दायर कर दर्ज करा दिए जाते हैं तथा पुलिस जो है उनमें जांच करती है। तो ऐसे मामले जो अक्सर जो झूठे भी होते हैं, जो कि आपस में रंजिश लिए हुए होते हैं, तो उनसे क्या प्रोटेक्शन है, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, जो अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो लागू हो चुकी है तथा पुरानी जो सीआरपीसी है, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, उसको रिप्लेस किया जा चुका है। पुरानी फौजदारी प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी में ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे कि मुकदमा दर्ज करने से पहले लोक सेवक को सुना जाएगा, उसका पक्ष जो है अदालत सुनेगी। उससे पहले जो है 156(3) की जो धारा थी सीआरपीसी की, उसके तहत मुकदमे दर्ज कराए जाते थे अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत करके। तो 156(3) में चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वह लोक सेवक हो, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो, चाहे वो केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे वो कर्तव्य निर्वहन में कोई अपराध हुआ हो या आम नागरिक से हुआ हो, वो सभी पर बराबर लागू होती थी। उसमें जो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं थे। किंतु जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस है, उसमें अब ऐसे कुछ प्रावधान कर दिए गए हैं। यानी कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान ऐसा कोई कृत्य होता है, ऐसा कोई अपराध होता है, तो उसको जो है कुछ प्रोटेक्शन उसमें मिलेगा, उसको जो है उसमें उससे कुछ रक्षा हो सकेगी, ताकि जो है वो अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर सके। ये केवल वही उनको प्रोटेक्शन मिलेगा जबकि वो अपने कर्तव्य निर्वहन में जो है काम करते हैं, इन द डिस्चार्ज ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं, वो व्हेन दे आर एक्टिंग अंडर द कलर ऑफ देयर ऑफिस, तो उसमें जो है उसको जो है प्रोटेक्शन दिया गया है। तो मित्रों, सीआरपीसी में ऐसा पहले कोई प्रावधान नहीं था, केवल 156(3) का प्रावधान था। उसमें जांच के लिए भेज दिया जाता था, चाहे वो लोक सेवक हो, चाहे वह आम नागरिक हो। लेकिन अभी जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, उसके 175 जो धारा लगाई गई है, 175 सेक्शन है, उसका 175 का सब क्लूज 4 जो है ऐसे प्रावधान करता है, जो कि लोक सेवक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए अदालत में परिवाद पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, उनकी सुनवाई की प्रक्रिया बताता है, उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसमें उसको क्या सुरक्षा मिलेगी, कैसे वो अपना पक्ष रखेगा। बीएनएसएस में जो 175 सब क्लूज 4 जो धारा जुड़ी है, उससे पहले जो है पब्लिक सर्वेंट को केवल 197 सीआरपीसी यानी 197 सीआरपीसी का प्रोटेक्शन अवेलेबल होता था। और वह प्रोटेक्शन भी जो है मुकदमा दर्ज हो जाता था, उसकी जांच पूरी हो जाती थी। जांच पूरी होने के बाद जो है न्यायालय में जो चार्जशीट पेश की जाती थी, उससे पहले, उससे पूर्व जो उसके अपॉइंटिंग अथॉरिटी होते थे पब्लिक सर्वेंट के, उससे जो है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन की जो है मांग की जाती थी, यानी कि अभियोजन स्वीकृति उससे ली जाती थी। पूरी पत्रावली उसके पास भेजी जाती थी, उसका जो इंचार्ज होता था पब्लिक सर्वेंट का, वो जो पूरी पत्रावली में जो एविडेंस होती थी उसका मनन करता था, उस पर अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता था। जुडिशियल माइंड अप्लाई करने के बाद वह इस निर्णय पर पहुंचता है कि जो लोक सेवक है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उसके विरुद्ध जो है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन देना है या नहीं देना है, या इसके विरुद्ध सफिशिएंट मटेरियल है या नहीं है। और जब उसका जो निर्णय होता था कि यदि वो सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन रिफ्यूज़ कर देता था, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध मना कर देता था, तो जो है अदालत उस मामले में प्रसंज्ञान नहीं ले सकती थी। यदि सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन उसके लोक सेवक के विरुद्ध दे दी जाती थी, उसके इंचार्ज के द्वारा, उसके जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती थी उसके द्वारा, तो ही मुकदमा चलता था, अन्यथा अदालत ऐसे मामलों में प्रसंज्ञान नहीं ले पाती थी। केवल एक प्रोटेक्शन उसको अवेलेबल था। अब जो है 175 सब क्लूज 4 में जो प्रोविजंस किए गए हैं, वह लोक सेवक को, राज्य कर्मचारी हो, केंद्र कर्मचारी हो, या कोई भी जो है ऑटोनॉमस बॉडी का कर्मचारी हो, जो कि लोक सेवक की परिभाषा में आता है, उसको ये प्रोटेक्शन देती है, उसको ये अधिकार देती है कि कोई भी मामला उसके विरुद्ध दर्ज करने से पहले उसको सुना जाएगा। 175 सब क्लूज 4 में जो प्रावधान है उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही कोई परिवादी यानी कि कोई नागरिक, कोई आदमी, कोई व्यक्ति जो है लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद पत्र अदालत में प्रस्तुत करता है कि इसके विरुद्ध जो है मुकदमा दर्ज कराया जाए, इसको जांच के लिए संबंधित थाने में भेजा जाए, तो जो है अदालत सबसे पहले जो
जो स्टेप लेगी, जो कदम लेगी, वह सबसे पहले जो है उसको, जो लोक सेवक है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके जो सुपरवाइज़र है, उसका जो इमीडिएट इंचार्ज है, उसका जो इमीडिएट बॉस है, जिसके मातहत वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा था, उससे एक रिपोर्ट तलब करेगी, तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब करेगी कि रिपोर्ट में बताया जाए कि कैसे कैसे क्या घटना घटित हुई थी, लोक सेवक की कहाँ ड्यूटी थी, कैसे वो अपने कर्तव्य निर्वहन कर रहा था। जब उसके सुपरवाइज़र से रिपोर्ट तलब हो जाएगी तो जो संबंधित मजिस्ट्रेट जो है लोक सेवक को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाएगा, उसको नोटिस देगा। लोक सेवक को सुनने के बाद कि वो किन पर तथ्यों के आधार पर जो है वो इसका विरोध करता है, उसके पास क्या एविडेंस है, या वो किन परिस्थितियों में काम कर रहा था, वेदर ही वाज डिस्चार्जिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटी और वेदर ही वाज एक्टिंग अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस, क्या वो अपने कर्तव्य निर्वहन में काम कर रहा था या वह उच्च अधिकारियों के निर्देश पर काम कर रहा था और वह उस दौरान ड्यूटी पर था, तो वो अपने पूरे तथ्य जो है अदालत के समक्ष रखता था। वह बताता है कि वह किस तरह उस मामले में निर्दोष है, किस तरह उसको झूठा फंसाया जा रहा है। जब वो उसके सुपरवाइज़र की रिपोर्ट आ जाएगी, लोक सेवक के जो है कथनों को सुनेगा, उसके फैक्ट्स को सुनेगा, उसके साथ ही वह जो है मजिस्ट्रेट साहब जो होंगे, जो परिवादी होगा, जो कंप्लेंट जो अदालत में लेके आया है, उसके तथ्यों को भी सुनेगा। अब उन सबके तथ्य सुनने के बाद पूरी जो उसके सामने जो रिपोर्ट आएगी, उस पर मनन करने के बाद फिर वो कोई आदेश जारी करेगा कि इसको जो है मामला दर्ज किए जाने योग्य है, मामला दर्ज किए जाने योग्य नहीं है, या इसको पुलिस में जो संबंधित थाना है उसके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए जो है भेजा जाकर मुकदमा दर्ज कराया जाना उचित है कि नहीं है। तो ये सारी बातें उस पर गौर करेगा। तो मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कि 175 सब क्लूज थी, जिसमें कि आम नागरिक के विरुद्ध जो है परिवाद पत्र पेश होने पर जांच के आदेश दिए जाते हैं, उसको सुना जाता है, पुलिस से रिपोर्ट मंगाई जाती है। और 175(4) में जो लोक सेवक से डील करती है, जो एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, केवल लोक सेवक के मामलों के ऊपर लागू होती है, उनके कर्तव्य निर्वहन के ऊपर लागू होती है। इससे पहले जो है 156(3) के प्रावधान लागू होते थे। 156(3) में लोक सेवक या आम नागरिक में जो है कोई फ़र्क नहीं किया जाता था, तथा परिवाद पत्र जैसे ही पेश होता था तो उसके साथ जो है परिवादी का परिवाद पत्र संबंधित थाने में जांच के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा भेज दिया जाता था, जहां मुकदमा दर्ज होकर उसकी जांच होती थी। किंतु अब जो है परिस्थितियां लोक सेवक के संबंध में पूर्णतः बदल गई हैं। अब उसको पूरा मौका मिलेगा, उसको पूरा सुना जाएगा, उसके सुपरवाइज़र की रिपोर्ट को कंसिडर किया जाएगा, उसके बाद जो है माननीय मजिस्ट्रेट साहब जो है किसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि जांच के लिए भेजा जाए या जांच के लिए ना भेजा जाए। यहाँ मित्रों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जो है एक निर्णय दिया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 156(3) जो पुरानी CRPC की धारा है एवं 175 में जो प्रावधान है, जो कि आम नागरिक के विरुद्ध जांच के लिए आदेश के लिए प्रावधान है, 175(4) जो कि लोक सेवक से संबंधित है, उनका कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करते उसमें भिन्नता बताई और बताया कि क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए और जो है उसमें दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। 175(4) में लोक सेवक को सुना जाएगा, उसके सुपरवाइज़र से रिपोर्ट मंगाई जाएगी और फिर कंसिडर किया जाएगा। और 175(3) में आम नागरिक की जो परिवाद पत्र उसके विरुद्ध पेश होते हैं, जिसको जांच के लिए भेजा है, उसमें संबंधित पुलिस अधिकारी को सुना जाएगा कि क्यों ना मुकदमा दर्ज किया जाए, क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजना है नहीं भेजना है, इस पर वो निर्णय लेगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस पर मजिस्ट्रेट पर भी जो है कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ अंकुश लगाए हैं कि उसको जो है आदेश पारित करने से पहले किन चीज़ों पर गौर करना है, किन बातों पर ध्यान देना है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है आदेश पारित करने से पहले जो पूरे उसके सामने जो रिपोर्ट आएगी, जो एविडेंस आएगी या जो कथन आएंगे, जो लोक सेवक कहेगा या एक आम नागरिक कहेगा या परिवादी कहेगा, सारे तथ्यों को, सारे फैक्ट्स को कंसिडर करेगा। सारे फैक्ट्स को कंसिडर करने के बाद, सारे तथ्यों को मनन करने के बाद जुडिशियल माइंड उस पर अप्लाई करेगा, न्यायिक दृष्टिकोण से उसको देखेगा पूरे मामले को, और न्यायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए एक रीजन्ड डिसीजन उसके अंदर लेगा, यानी कि कारण युक्त आदेश पारित करेगा। यदि वो मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित करते हैं तो लिखेंगे कि मुकदमा दर्ज करना क्यों उचित है, या कि मुकदमा दर्ज किए जाने के जो है क्या युक्त कारण है या क्या रीजन है, उसको
उल्लेख करना पड़ेगा। और यदि मजिस्ट्रेट साहब जो है मुकदमा दर्ज करने के आदेश पारित नहीं करते हैं, प्रार्थना कंप्लेंट को खारिज करते हैं परिवादी की, तो भी उसमें कारण लिखेंगे, उसमें रीज़न लिखेंगे कि इसकी जांच के लिए भेजा जाना या मुकदमा दर्ज किए जाना या पुलिस को निर्देश देना कि मुकदमा दर्ज किया जाकर क्यों इसका मुकदमा दर्ज किया जाना उचित नहीं है, वो कारण भी अंकित किए जाएंगे। मित्रों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मजिस्ट्रेट साहब को या निचली अदालत को या ट्रायल कोर्ट्स को ये भी आदेश दिए कि जब भी ऐसे आदेश पारित किए जाएंगे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब उस पर जो है मैकेनिकल माइंड अप्लाई नहीं करेंगे, उस पर जुडिशियल माइंड अप्लाई करेंगे। यानी मैकेनिकल मैनर में ये ऐसा नहीं कि रूटीन में ही जैसे प्रार्थना पत्र पेश हुआ और उसको जो है जांच के लिए भेज दिया, ऐसा कोई मैकेनिकल ऑर्डर पास नहीं करेंगे। उस पर अपना न्यायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए पूरे जो है मामले पर मनन करते हुए जो रीजन डिसीजन देंगे और उसी से जो है वो कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। तो मित्रों, मैं समझता हूँ ये जो प्रावधान बीएनएसएस में जो 175 सब क्लूज 4 में जो किया गया है उससे लोक सेवक को काफ़ी राहत मिलने वाली है। उसके विरुद्ध जो भी झूठे मुकदमे दर्ज होंगे या जो भी मुकदमा उसके विरुद्ध जो है अदालत में परिवाद पत्र के जरिए लाया जाएगा तो उसे उसका पता रहेगा, उसको सुना जाएगा उससे पहले, और उसको बाद में अगर मान लीजिए जांच के लिए भेजा जाता है, मुकदमा दर्ज भी कराया जाता है, तो उसे पता रहता है कि उसको क्या डिफेंस लेना है या उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई जो है की जा रही है। तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी उसको जो है सुरक्षा मिलेगी। लेकिन इससे पहले जो है ऐसे कोई प्रावधान नहीं थे। उससे पहले जो माननीय मजिस्ट्रेट साहब जांच के लिए आदेश देते थे, मुकदमा पुलिस में दर्ज हो जाता था और लोक सेवक को इस बात का ज्ञान ही नहीं होता था, उसको पता ही नहीं चलता था कि उसके विरुद्ध जो है जांच चल रही है। और जब जांच काफ़ी आगे निकल जाती थी, काफ़ी उसमें जो है उसके विरुद्ध साक्ष्य संकलित हो जाती थी, एविडेंस कलेक्ट कर ली जाए, तब उसे पता चलता था कि उसके विरुद्ध जो है मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मामला जांचाधीन है। तो वो भौचक्का रह जाता था, काफ़ी परेशान भी होता था और उससे जो है उसके कर्तव्य निर्वहन में जो है उसमें काफ़ी परेशानियाँ आती हैं। तो मित्रों, जो नए प्रावधान किए गए हैं इससे जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो लोक सेवक हैं, चाहे वो राज्य कर्मचारी हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हों या अन्य किसी ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारी हों जो लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं, उनको बड़ी राहत मिलने वाली है। उनके लिए काफ़ी सुकून की जो है ये प्रावधान किए गए हैं, उनको इससे काफ़ी बल मिलेगा यदि वो अपनी डिस्चार्ज ड्यूटी जो है निर्भीक होकर कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें सुना जाएगा। मित्रों, यहाँ एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि 197 में जो सेंसर फ्रॉम प्रोसिक्यूशन के बारे में जैसा मैंने पहले बताया, पहले जो है 197 जो लागू होता था, अब उसकी जगह 218 के प्रावधान जो है बीएनएसएस में किए गए हैं, जो सेंसर ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में बात करते हैं। और ये कहते हैं कि ऐसा लोक सेवक या केंद्र कर्मचारी या राज्य कर्मचारी जो भी होगा उसके विरुद्ध सेंसर फॉर प्रोसिक्यूशन संबंधित सरकार से या उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से ली जाएगी। लेकिन 218 में एक प्रावधान और कर दिए गए हैं, वह यह है कि जैसे ही सेंसर फॉर प्रोसिक्यूशन या अभियोजन स्वीकृति के लिए कोई पत्र संबंधित अधिकारी या संबंधित अथॉरिटी के पास जाएगा तो पत्र प्राप्ति की दिनांक से, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग दैट लेटर फॉर सेंसर फॉर प्रोसिक्यूशन 120 डेज यानी 120 दिन के अंदर उसको निर्णय लेना पड़ेगा कि सेंसर फॉर प्रोसिक्यूशन देना है या सेंसर फॉर प्रोसिक्यूशन नहीं देना है या डिनाई करना है। यदि 120 दिन में जो है वह अवगत नहीं कराएगा संबंधित इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, संबंधित इन्वेस्टिगेशन अधिकारियों को, तो ऐसा माना जाएगा कि सेंसर फॉर प्रोसिक्यूशन ग्रांट कर दी गई है, यानी कि अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। हालांकि ये पहले ये प्रावधान जो है 197 सीआरपीसी में नहीं थे। उसमें जो है सेंसर फॉर प्रोसिक्यूशन के लिए जो भी मामला जाता था तो वर्षों वर्ष वो जो है पेंडिंग रहता था, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जाता था और जब तक निर्णय नहीं होता था तो प्रोसिक्यूशन जो है अदालत में लॉन्च नहीं होता था, मामला अदालत में जो है सुनवाई के लिए नहीं भेजा जाता था, ट्रायल शुरू नहीं होता था। यहाँ जरूर जो है थोड़ा सा जो है लोक सेवक के विरुद्ध जो है थोड़ा सा प्रावधान है, लेकिन जो नया प्रावधान 175 सब क्लूज 4 किया गया है वह मैं समझता हूँ कि जो सुरक्षा देने में या उनको अवगत कराने में जो है काफ़ी मददगार होगा और काफ़ी उनका सहायक होगा। मित्रों, यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक टिप्पणी की कि मजिस्ट्रेट कोर्ट या न्यायालय कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है जिसमें जो भी डाक डाली जाए वो जाए पते पर पहुँच जाए। ये 156(3) के परिप्रेक्ष्य में कही गई थी कि 156(3) में कोई भी परिवाद पत्र पेश किया जाए और उसमें मैकेनिकल माइंड लगाते हुए मैकेनिकल मैनर में जो है आदेश पारित कर दिए जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जुडिशियल माइंड अप्लाई करने पर विशेष बल दिया।
मित्रों, यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो प्रावधान 175 सब क्लॉज 4 के हैं, ये सभी पर लागू होते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, स्टेट पुलिस हो, आरपीएफ हो, या कोई पब्लिक सर्वेंट हो, या कोई अन्य जो है लोक सेवक हो, जो केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार का हो, सभी को इस प्रावधान का जो है लाभ मिलने वाला है। मित्रों, यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पढ़ सकते हैं। मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा अपनी टिप्पणी अवश्य दें, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।